दोस्तों आपका 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है अच्छी तैयारी करा रहा हूं ताकि दोस्तों आप क्या है आपके हिंदी के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें। ओके, कंप्लीट टॉपिक मैं आपको तैयार करा चुका हूं। ये आपके टॉपिक आप देख सकते हैं, कंप्लीट ए टू जेड सभी टॉपिक को मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर सबको तैयार करा दिया है। काव्यखंड, गद्यखंड, वितानोक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, व्याकरण दो सेक्शन में काव्य बोध, भाषा बोध, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, आपका पद्य की, गद्य की, कवि परिचय, लेखक परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अपन गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करना पड़ता है, मतलब सब टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ भी और प्रश्न उत्तर भी। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 12 तो हिंदी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। हम क्या सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ओके, इससे पहले मैंने आपको टॉप 100 वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराई थी। इस वीडियो में हम दोस्तों टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। अंतिम 50 ये प्रश्न आपको एकदम तैयार करके रखना ही है। ओके, अगर आपको 80 में 80 स्कोर करना है तो आपको क्या पूरी प्लेलिस्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ेंगे तो आपका क्या 80 में 80 वाला लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन टॉप 50 जैसे मान लीजिए कोई बहुत विद्यार्थी है, उसे 80 में 80 नंबर लाना ही नहीं है, उसे तो 30-40 नंबर चाहिए, पास होना है, तो वो क्या है टॉप 50 के जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। आगे मैं आपको और कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। मतलब आप अंतिम समय रह गया तो आपको क्या अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है उसमें भी आपको क्या है 30-40-50 नंबर लाने हैं तो आप ला सकते हैं। वो आपको क्या है टॉप 50 तो पढ़ना है, साथ ही कुछ और चीजें पढ़ना है, मैं बता दूंगा, आराम से आप कवर कर लेंगे तो आप क्या आराम से 30-40 नंबर ले आएंगे। ओके, तो जिन्होंने 80 में 80 नंबर लाना है उन्हें तो पहले भी तैयारी कर ली होगी, मुझे पता है। बस उन विद्यार्थी को रिवीजन करना है इस वीडियो देखकर। ओके, और जिन विद्यार्थी ने कुछ नहीं पढ़ा वो तो अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करते जाइएगा और मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, तो 30-40 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो महामैराथन होने वाली अंतिम बार वज्र का प्रयास। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तौलना बाकी है। क्योंकि सभी टॉपिक से मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं, सभी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। जेब के भरे होने और मन के से खाली होने से मन की क्या दशा होती है। यदि आप बाजार जाते हैं और आपकी जेब भरी है यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपका मन खाली है तो आपका क्या दशा होगी। तो जब जेब के भरे होने और मन के खाली होने से मन किसी की भी नहीं मानता, वह चाहता है यही भी ले लूं वही भी ले लूं, सभी सामान का आरामदायक लगने लगता है। यानी जो अनावश्यक वस्तुएं हैं जिनके हमें क्या है उपयोगिता नहीं है उनको भी हम क्या है हमारा जो मन है खरीदने के लिए क्या बेबस हो जाता है और खरीदने का हमारा क्या है मन कर लेता है जब हमारी क्या है जेब भरी हो और मन खाली हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। ओके, तो 4-5 जो आपका अलंकार एकदम पढ़ के रखिए। 2 नंबर का आपका यहाँ रखा क्वेश्चन मिलेगा, फिक्स क्वेश्चन आपका रखा मिलने वाला है। ओके, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। ओके, तो ये आपको क्या एकदम रट के आपको रखना है। जैसे संदेह अलंकार क्या है, संदेह अलंकार यहाँ संदेह हो जाए तो जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि यह वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। यानी अब किसी में क्या है आप उसको देख के, जैसे बहुत लोगों को क्या है एक से दूसरी शक्ल मिलती है तो लगता है यार ये तो उसकी शक्ल उस टाइप से मिल रही है तो अब ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या उसमें संदेह हो जाता है। तो संदेह रूप रंग गुण के कारण, गुण की समानता के कारण अगर किसी वस्तु को देखकर आपको यह क्या लगे कि निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है, संदेह अलंकार होगा और इसमें अंत तक संशय बना रहता है। ये लाइन आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु इसमें अक्सर पूछा जाता है। संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है तो आपको लिखना है सत्य, सत्य में आता है। संदेह अलंकार में अंत तक संशय नहीं बना रहता तो असत्य। इस प्रकार से तो याद रखना है। अब आपका उदाहरण है, उदाहरण देखिए मैंने आपको लिख कर याद करना, लिख कर याद कर लीजिए। ये तो आपने पढ़ लिया तो ये तो आप पढ़ के भी आप सोच लेते तो आपका याद हो जाएगा। ओके, उदाहरण तो आपको बिल्कुल परफेक्ट 1-2 बार लिखना के याद करना ही पड़ेगा। ओके, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है कि नारी की ही सारी है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सिंपल आपका दिया हुआ है। थोड़ा लिख कर 1-2 बार देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। कौन पहले नारी आ रहा फिर सारी आ रहा, मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा है नाटक एकांकी में अंतर। अभी देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम तो 24 में आपका आत्मकथा और आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर आया था। ओके, कहानी उपन्यास में अंतर था। तो अब हाई चांस है कि नाटक एकांकी में अंतर या फिर रेखाचित्र संस्मरण में अंतर आ जाए आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में। ये मैं पूरा सेट करने का पूरा दिमाग लगाने का प्रयास करता हूँ कैसे क्वेश्चन को सेट किया जाए। ओके, तो और उसी के हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नाटक एकांकी में अंतर बिल्कुल सिंपल है। नाटक में क्या होते हैं, कई अंक होते हैं। एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक। नाटक में कई सारे अंक होते हैं। फिर नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ओके, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या क्या कम होती है। जो एकांकी होता है वो दृश्य काव्य का एक लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है, जबकि नाटक होता है वो दृश्य काव्य का बृहद रूप होता है। यही कारण है कि इसमें क्या पात्रों की संख्या ज्यादा है क्योंकि ये बृहद रूप है। जो एकांकी है इसमें पात्रों की संख्या कम है क्योंकि ये क्या लघु रूप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं आपको तैयार करके रखना है। ओके, अंदर डिटेल याद नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने याद नहीं किया पहले से तो आप केवल इतना याद कर लीजिए। प्रगतिवाद की विशेषता में शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा,
यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध। ये हेडिंग बस याद कर लीजिए, बस ये 3 पॉइंट आप 2 पॉइंट मतलब लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, बाकी अगर अंदर की डिटेल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको हेडिंग तो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद होना ही चाहिए। ओके, बस ये 3 आपको लाइन याद कर लेना है। अभी जैसे 2024 में छायावाद का आया था, तो प्रकृति और प्रयोगवाद से संबंधित क्वेश्चन था और आपका छायावाद से था, तो अब हो सकता है प्रकृतिवाद से संबंधित आ जाए, इसलिए आपको क्या तैयार करके रखना है। सोचों के प्रति घृणा और सोचों के प्रति घृणा, यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध, ये पूरा आपको दिया हुआ है। और इसके क्या है, आपको 2 कवि आपको तैयार कर लेना है, उनकी रचनाएं तैयार करके रखना है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करुणरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में दोस्तों आपका क्या है, बीरस आया था। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में भी बीरस आया था। ओके, तो हो सकता है बीरस भी रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बीरस तो और सिंपल है आपका, अगर बीरस आता है ओके, तो सहृदय हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव को जब विभाव भाव संचारी सही होता है, बीरस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण आपको बीरस का हर विद्यार्थी को याद होता है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके, क्लियर होगा बस। ओके, बाकी आपके यार 2 साल लगातार आया तो हो सकता है बदल के दिया जाए। करुणरस के हाई चांस है और हास्यरस के हाई चांस। ओके, करुणरस में क्या है, परिभाषा देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबकी एक ही रहने वाली है, बस यहाँ थोड़ा आपको चेंज करना पड़ता है, इसलिए हाईलाइट मैंने कर दिया है कि सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी संयोग होता है, करुणरस की निष्पत्ति होती है। क्लियर है, आपको जो भी करुणरस का एग्जाम्पल याद हो वो आपने याद करके रखिएगा, नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, कली हुई हल्दी के हार, खुले ही नाते लाच के बोल, खिले ही नाते चुंबक सुन का बोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो इस बार राजभाषा की विशेषता पूछ लिया जाए तो मैं आपको सबको आगे क्वेश्चन कवर करा दूंगा टॉप 50। ओके, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है, तो इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा है यानी पूरे देश की भाषा, पूरे देश की भाषा है तो उसका प्रभाव तो संपूर्ण राष्ट्र में होगा ही। साथ ही इसके साहित्य संबद्ध और व्यापक होते हैं। अब इसके साहित्य संबद्ध और व्यापक क्यों होते हैं, व्यापक इसलिए होते हैं ये पूरे देश की भाषा होती है, इसलिए इसका जो क्या साहित्य क्या व्यापक होगा ही इस बार से। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के या चरित्र की आपको 2 विशेषता बतानी है। तो पहला है वो परंपरावादी, ये पॉइंट है कि ये परंपरावादी थे, तो यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति थे। दूसरा है, यशोधर बाबू सरल सादी रिश्ते नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना क्या चाहते थे। क्लियर है, जब मैंने आपको क्या बितान में एक क्वेश्चन बताया थोड़ा, तो मैं आपको विस्तार से और अच्छे समझा दोगे। यहाँ मैंने शॉर्ट में दिया क्योंकि जो विद्यार्थी देख रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए क्या है वो थोड़ा शॉर्ट में याद कर सके। नई कविता की विशेषताएं, नई कविता की विशेषताएं। ओके, इसमें भी आपको ये 2 हेडिंग बस पढ़ के रखना है। पहला, लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, दूसरा है बिंब योजना की अधिकता। बस इतना 2 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। तीसरा भी क्षण का महत्व। ये 3 लाइन आपको याद तक रखिए, पेपर में 2 पॉइंट भी इस बार से लिख देते, अंदर का लिखे ना लिखे चल जाएगा। ओके, लेकिन ये लिख दे तो चल जाए आपका हो जाएगा। विद्यार्थी ने पहले से ये सभी अंदर से पढ़ के रखा, जैसे मैं बहुत समय से बताते आ रहा हूँ, तो और अच्छी बात है। लेकिन नहीं अब याद हो रहा तो केवल हेडिंग बस पढ़ लीजिए। नई कविता की विशेषता अगर पूछी है तो लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा और बिंब योजना की अधिकता, क्षण का महत्व। क्लियर है, बस इतना आपको पढ़ के रखना है। और इसके पूछा जाए कवि और इसके रचनाकार तो हो जाएगा दुष्यंत कुमार की है साय में धूप एक कंड विश्वासी, नरेश मेहता सराय की एक रात। आगे देख लेते हैं। आगे माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। माधुर गुण, ओके, ओज गुण भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देख लेंगे। माधुर गुण, ओज गुण, इनकी आपको परिभाषा एकदम पढ़ के रखनी है। माधुर गुण क्या होता है, माधुर यानी मधुर लगने वाला, माधुर यानी मधुर लगने वाला। तो जब हम काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए, ओके, और तथा कानों में मधुरता का आभास हो, माधुर गुण की संज्ञा दी जाती है। मतलब ऐसा गाना जो आपको सुनने में बहुत एकदम मन खुशी से भर जाए, वहाँ कौन सा गुण होगा, माधुर गुण होगा। इसमें या रा ला मा आदि कोमल वर्णों की प्रयोग होता है। ओके, इसकी भी कर सकते हैं लाइन, ये बस याद रखना है। काव्य को जब सुनते हैं तुम्हारा मन खुल उठे, कानों को सुनने में अच्छा लगे, वो आपको माधुर गुण होगा। बीती बारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घटूसा नागरी, ये आपको याद करके रखना है। जैसे लेखक ने पिता ने आनंद यादव को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखा। लेखक के पिता ने आनंद को क्या पाठशाला भेजने के लिए क्या शर्त रखी थी, तो सिंपल ये शर्त रखी थी कि आनंद के लिए उसके पिता ने शर्त रखी कि वह दिन निकलते ही खेत जाकर पानी देगा, सुबह खेत जाते समय बस्ता भी साथ ले जाना होगा और 11 बजे ही क्या स्कूल जाना होगा। क्लियर है, यानी क्या है स्कूल में पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, लेकिन क्या है घर का काम करो, खेती वगैरह करो, सुबह से उठकर क्या है 10-11 बजे तक खेती का काम करो, फिर क्या है बस्ता उठा के स्कूल जाओ इस बार से। नेक्स्ट है शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होती है, शब्द एवं अर्थ से मिलकर ही क्या काव्य की रचना होती है। इन दोनों में क्या गहरा संबंध है और इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा हम ज्ञात करते हैं सही से शब्द शक्ति कहते हैं। सिर्फ शब्द और अर्थ में से मिलकर काव्य की रचना होती है, दोनों में क्या है विशेष संबंध है, और इस संबंध को हम जिस शक्ति द्वारा प्रदर्शित करते हैं ज्ञात करते हैं वही हमारा क्या शब्द शक्ति कहलाता है। 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और इसमें क्या है तीनों की आपका है एक बार परिभाषा उदाहरण आपको पढ़ के रखना है, कोई भी यहाँ से आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट है
सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। सांग रूपक अलंकार क्या होता है? जब किसी पद में उपमान का उपमेय अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहां क्या सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग बिकसे संत सरोज हर सब हर से लुच भृंग। ओके, इस टाइप के में आपको थोड़ा मेहनत करना है। अलंकार हो गया, छंद हो गया, थोड़ा माधुर गुण हो गया, ये आपका माधुर गुण यानी शब्द शक्ति वाले हो गए जाते हैं और आपके शब्द गुण वाले। तो ये कुछ टॉपिक हैं, आपके रस भी हो जाते हैं, जिसमें उदाहरण थोड़ा सा होता है। उदाहरण आपको लिख लिख कर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना है। ज्यादा आप यहाँ बना नहीं सकते हैं, ज्यादा फिल्मी वाले लिखेंगे तो फिर नंबर कट जाएंगे। जो फिक्स है वो आप लिखिए, तुरंत आपको नंबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है राजभाषा की विशेषता है। इससे पहले राष्ट्रभाषा की बताई, तो राजभाषा की पढ़ के रखिएगा। राष्ट्रभाषा की विशेषता एमपी बोर्ड एग्जाम जो 24 में आया था। ओके, तो अब आपका राजभाषा आ सकता है। ओके, तो देख लेते हैं। तो यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा है तो मैंने याद रखना है कि ये सरकारी कामकाज की भाषा है। और राष्ट्रभाषा के लिए प्रसिद्ध रहता है कि वो संपर्क भाषा है। ओके, तो याद रखिएगा राष्ट्रभाषा संपर्क की भाषा है और राजभाषा आपकी सरकारी कामकाज की भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। कार के निर्णय, शिक्षा का माध्यम रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सवैया छंद को उदाहरण के सहित समझाना है। सवैया छंद क्या है, याद रखना है। ये एक वर्ण्य छंद है। पहला ये तो ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि सवैया छंद किस प्रकार का छंद है, एक वर्ण्य छंद है, याद रखना है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में आपका 22 से लेकर के 26 तक के वर्ण होते हैं। क्लियर है। अब उदाहरण के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे जाहि अनादि अनंत अखट अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। ओके, तो दिया हुआ है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा और भी आप सिंपल जो आपको मिले देख लीजिएगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अपने हिसाब से आप क्या है नोट्स बनाकर जरूर कीजिएगा। छंद के मतलब या अलंकार के उदाहरण वाले तो मैंने आपको रखना है, क्योंकि परिभाषा सिंपल होती है, आप पढ़कर याद कर ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा रुबाइयाँ कैसे कहते हैं। रुबाइयाँ छंद है, रुबाइयाँ छंद आएगा। ओके, रुबाइयाँ क्या आपका एक छंद है, ना कि अलंकार। ओके, नहीं तो आप समझिए अलंकार, रुबाइयाँ छंद। ओके, तो रुबाइयाँ छंद कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको इसमें सबसे पहले याद रखना है कि ये उर्दू और फारसी की एक छंद या लेखन शैली है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, उर्दू और फारसी की एक छंद शैली कौन सी है, तो रुबाइयाँ छंद है। यहाँ से थोड़ा इसके स्पेशल जो पॉइंट होते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है। मेन है कि इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है। 4 पंक्तियां होती हैं, 4 पंक्तियां होती है इसमें, पहली, दूसरी और चौथी, तीसरी को छोड़ दिया जाता है। पहली, दूसरी, चौथी उसमें तुक होती है। जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें स्वच्छंद होती है। ओके, उसमें मतलब तुक नहीं मिलती है। इस बार से जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, ये आप देखा ये है पहली, दूसरी में और लास्ट में भी है, तीसरी में नहीं, स्वच्छंद है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका ही रुबाइयाँ वाला चैप्टर उसी से लिया गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, बालक तो हुई चांद पे ललचाया, दर्पण उसे देख कर कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया। याद कर लीजिएगा, सिंपल है थोड़ा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शब्द। आपके शब्द आपके सिलेबस में 3 ही शब्द हैं। 100% यहाँ से 202 नंबर के क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका रखा रहेगा। ओके, देखिए आपका पेपर में इससे पहले क्या आ चुका है, आपका 2024 के पेपर में निपात शब्द आया था 2 नंबर में। इससे पहले 2023 की बात करें तकनीकी शब्द आया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2025 में क्षेत्रीय शब्द आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 ही शब्द हैं। बाकी तीनों शब्द आपसे बन जाएंगे, कोई कठिन बात नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्रीय शब्द की भी चलिए बात करते हैं। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले क्षेत्रीय शब्द, जो क्षेत्र विशेष में हम अपने गांव में मतलब जोड़ते हैं, भैया थैला ले आना, लोटा लुटिया है, ओके, परात है, झाड़ू है, तो ये सब क्या क्षेत्रीय शब्द है। सिंपल है ऐसे शब्द। ओके, जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष की आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है, क्षेत्र विशेष में आम बोलचाल के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ, कोई रटने की बात नहीं है। ऐसे शब्द उस क्षेत्र में क्या है बोले जाते हैं और वहीं के लोग जानते हैं। ओके, जैसे बुंदेलखंडी, तो अधिकतम जो बुंदेलखंडी के लोग जानेंगे। ओके, बघेली तो उस एरिया के बघेली लोग जानेंगे, ये होता है। बाकी जानते हैं, लेकिन हाई चांस है कि उस एरिया के लोग अच्छे से जानेंगे इस टाइप के। ओके, और ये शब्द आपके एग्जाम्पल याद रख लेंगे 3-4। तकनीकी शब्द क्या है, तो तकनीकी शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो क्या है किसी विशेष विषय के लिए बने हो, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोशिका हो गया, इस टाइप से। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आपका आ जाता है फिर निपात शब्द। तो ऐसे शब्द जो क्या है किसी भी बल देने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, किसी वाक्य में, वो आपका निपात शब्द होता है, ही भी नी, बस इतना सा है, बस आपके 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। शब्द युग्म की बात करते हैं। शब्द युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, कपल। ओके, युग्म मतलब कपल या जोड़ा। ओके, शब्दों का कपल यानी शब्दों का युग्म, शब्दों का जोड़ा आपका शब्द युग्म कहलाता है। लिखना कैसे है, 2 पर्याय के मेल से या 2 विभिन्न अर्थों के मेल से या 2 सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है। हो सकता है कि 2 शब्द जो मिल रहे हैं उनका क्या अलग अलग अर्थ हो। ओके, इसके बाद सार्थक निरर्थक, यानी इसमें एक सार्थक एक निरर्थक, इसी प्रकारों से मतलब होते हैं। ओके, वैसे तो ये उन 2 शब्द से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो ऐसे शब्द को युग्म को हम क्या है शब्द युग्म कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इस टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा आपको कि वाक्य परिवर्तन के लिए आता है। ओके, इसमें लता गा रही है, प्रश्नवाचक बनाना। प्रश्नवाचक देखिए बिल्कुल सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है, जब भी आपको प्रश्नवाचक के लिए कहा जाए वही सेंटेंस आपको लिखना है। ओके, पीछे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि भाई प्रश्नवाचक है, और आगे दोस्तों क्या लगा दें, क्या शब्द लिख दीजिएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक बन जाएगा। लता गा रही है, तो क्या लता गा रही है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। आगे क्या लगा देना, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है।
ओके, राम स्कूल जाता है, तो क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से क्लियर है। नेक्स्ट है आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना। ये थोड़ा थोड़ा सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को कठिन लगता होगा। ओके, इसको चीज को समझिएगा, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको करना है, क्योंकि देखिए दिक्कत नहीं होती। देखिए अगर ये आ जाए कि नकारात्मक बनाइए, क्या बनाइए, नकारात्मक बनाइए, तो सिंपल है। नकारात्मक अगर बनाना है, ओके, इंग्लिश में नेगेटिव बनाना है, तो नहीं लगाकर आपको बना देना है। तो अगर आता नकारात्मक बनाइए, तो आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो आदमी का हवा में उड़ना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बस नहीं लगा दीजिए, आपका नकारात्मक बन जाता। अब ये दो शब्द आपके आ जाते बिना अर्थ बदले, तो इसमें इस कंडीशन में क्या किया जाए, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। देखिए नकारात्मक है तो नहीं तो लगना है, क्लियर, पहले माइंड में रखना है। नकारात्मक है तो हमें क्या है, नहीं तो लगाना ही है। बस जब ये लिख कर आ जाए बिना अर्थ बदले, तो आपको जो ये शब्द दिया रहा है लास्ट में, ओके, उसका क्या है, उसका विलोम शब्द लिख देना है। कठिन का शब्द है तो सरल होता है, तो बस आपका बन जाएगा आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, नहीं तो आएगा क्योंकि नकारात्मक है, साथ ही बिना अर्थ बदले वाला शब्द लग रहा, तो आपको उसका एक विलोम शब्द कर देना है, सरल नहीं है। ओके, इस प्रकार से तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, यही करना है आपको। जो लास्ट में शब्द उसका विलोम कर दीजिएगा, नहीं आपको लगाना ही है। ओके, और अगर आपका केवल नकारात्मक आता है तो कुछ आपको नहीं बदलना, केवल नहीं लगाकर आपको नकारात्मक बन जाएगा। जैसे संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार जहां में क्या संदेह हो जाए, ओके, ये मैं तो पहले भी आपको पढ़ा दिया भी, ओके, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संदेह उत्पन्न हो जाए, तो वहां क्या हमारा संदेह अलंकार होता है। ओके, और इसी को मैंने यहाँ इस टाइप के समझाया। ओके, संदेह अलंकार को ये तो ये इजी है, ये परिभाषा आप कीजिए, इसे आप पढ़ लीजिएगा। एक ये उदाहरण होता है और ये उदाहरण है, ये वाला स्टूडेंट को मैं लगता है याद हो जाएगा सभी को। लक्ष्मी थी या दुर्गा या स्वयं वीरता का अवतार, ये वाला उदाहरण याद कर लीजिएगा। अगर सारी बीच नारी, नारी बीच सारी नहीं हो रहा तो फिर अब ये पढ़ लीजिएगा, ये अच्छा है। ओके, क्लियर है, और आपको जो परिभाषा सही लगे उसे पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होता है समझाई दिया है। तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निर्मित अथवा खोजी हुई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करते हैं। यह मैन आपकी लाइन ये रहने वाली है कि ये शब्द जो किसी ज्ञान विशेष के विशेष क्षेत्र में, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट या निश्चित अर्थ प्रयुक्त करते हैं, ये अब आपको तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ये वाली लाइन आपकी मैन है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। जैसे कोशिका है, कोशिका केवल हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। रेखा चित्र हो गया, आवृत्ति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ग्रेविटी हो गया, हम केवल क्या है फिजिक्स में पढ़ते हैं इस प्रकार से। ओके, आखिरी डाटा हो गया, तो अगर हम गणित वैसे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तभी हम डाटा शब्द का यूज करते होंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट ओज गुण की परिभाषा। तो ओज गुण की परिभाषा क्या होती है, सीधा है ओज यानी जोश, ओज यानी जोश, यानी जिस काव्य को पढ़कर हमें जोश उत्पन्न हो जाए वह होता है आपका ओज गुण। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो जहां काव्य को या रचना को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए वह होता है आपका ओज गुण। माधुर गुण में मैं क्या समझाता, जिस काव्य जहां काव्य रचना को पढ़कर मन क्या पुलकित हो जाए, मन क्या है पुलकित हो जाए, जाए कानों को सुनने में अच्छा लगे, वो माधुर गुण। क्लियर है, तो ये आपका ओज गुण में क्या है, जोश आ जाए। ओज से जोश यानी क्या है, पढ़ने काव्य को पढ़कर जोश आ जाए, ओज गुण होता है। बुंदेरो हल बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। वह खून का हो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो ये इस बात से यही आपके वीरस के उदाहरण होते हैं, और यही आपके क्या है, यही आपके दोस्तों ओज गुण के उदाहरण। क्लियर है। नेक्स्ट है फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप रिपीट होने के चांस है, पढ़ के रखिएगा कि अभिव्यक्ति माध्यम का आपको क्वेश्चन है कि अगर क्या है फिल्म और रंगमंचों से दृश्य जो हम सीन देख रहे हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ध्वनि होता है, संवाद होते हैं, मंच सज्जा होती है यानी दिखावट होते हैं, अभिनय कौशल होता है यानी हीरो की जो एक्टिंग होती है, मंच सज्जा यानी जो बैकग्राउंड है, ओके, ध्वनि यानी जो आवाज है, ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं, और ट्यूनिंग वगैरह होती है, संवाद यानी बातचीत होती है। ये सब चीजें क्या है मिलकर सभी क्या रंगमंच और जो फिल्म होती है मूवी को अच्छा बना देती है। तो ये आपको याद रखना, ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा, अभिनय कौशल। लिया, तो यही आंसर है। बिंब से आप क्या समझते हैं, बिंब वाला भी टॉपिक है, तो बिंब वाला तो बहुत विस्तार से बहुत लंबा टॉपिक, मैंने आपको बिंब वाली वीडियो में अच्छा मैंने डिटेल से उसको समझाया भी था पूरी तरीके से। ओके, पेपर में इसके क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, तो आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बिंब से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। ओके, आया भी नहीं है तो आपका इसके आने के हाई चांस है, सिलेबस में है। ओके, नया टॉपिक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आना है, तो यही आपका आएगा, बहुत ज्यादा हाई चांस है। बिंब की परिभाषा लिखिए, बिंब से से लिखिए, बिंब से आप क्या समझते हैं, तो याद रखना है। तो क्या होता है बिंब, काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक बार लिखकर देखिएगा, यही सेम आपको परिभाषा देखिए लिखना है। ओके, इससे थोड़ा बनावट नहीं चल पाएगी, तो इसमें पूरा एकदम फिक्स कर लीजिएगा। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। ये नॉर्मल परिभाषा हो जाती है। और इन बिंब के क्षेत्र में डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। काव्य बिंब यथार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल भाव में ही प्रेरणा रहती है। तो ये आपको क्या तैयार करके रखना है, पूरा एकदम दोनों को एकदम तैयार करके रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। ओके, ये आपको पढ़ के रखना है। अगर देखिए राजभाषा की विशेषता नहीं आ रही पेपर में, तो फिर आपका क्या राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपका अंतर रखा आपको मिल जाएगा।
सिंपल है, वही जो आपने विशेषता में लिखी वही आपको क्या थोड़ा तालिकाबद्ध बना के लिख देना, जैसे मैंने बताया। राजभाषा होती है वो एक संवैधानिक शब्द है, और एक है राजकाज की भाषा होती है, राजकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा कोई एक संपर्क भाषा होती है, साथ ही क्या है एक जन स्वीकृति भाषा होती है, और ये भाषा क्या है जनता की भाषा होती है। अब राजभाषा क्या एक छोटी सी एरिया में राज्य भाषा में बोली जाती है, तो इसकी शब्दावली होती है वो सीमित होती है। राष्ट्रभाषा नहीं पूरे देश में भाषा बोली जाती है, इसकी जो शब्दावली होती है इसमें डिक्शनरी, शब्दावली डिक्शनरी। अब ये छोटी है ओके, तो इसकी छोटी डिक्शनरी, इसकी बड़ी है तो बड़ी डिक्शनरी होगी, इसकी शब्दावली होगी ओके। नेक्स्ट राजभाषा नियमबंदी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा क्या है ये प्रकृति क्या स्वतंत्र होती है। दो आपको तैयार करना, 2 पॉइंट आपकी माइंड में होने ही चाहिए। नेक्स्ट राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? आपका ये कहाँ से पहलवान की ढोलक से लिया गया ओके, कि जैसी राजा ने आज्ञा दी कि भाई कुश्ती स्टार्ट की जाए, तो दर्शक में क्या करने लगे? तो क्या राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक उत्तेजना से भर गए, बाजे बजने लगे, कोलाहल बढ़ गया, यानी हल्ला करने लगे ओके। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा ओके, अगर क्या है प्रॉपर अभी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल में ये फायदा रहता है कम समय में आप क्या है पूरा रिवीजन कर पाएंगे, तो हिंदी कोर्स को ले सकते हैं 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। कोर्स की फीस 249 रुपए है ओके, तो अब क्या है सभी विद्यार्थी के पास पीडीएफ पहुंच जाए, इसलिए मैंने सीधे 100 रुपए ऑफ कर दिया, 149 रुपए कर दिया है। इसमें आपको कंप्लीट हिंदी का आपको है पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा ओके, रिकॉर्ड वीडियो भी रहेंगे, तो मतलब प्रॉपर तैयारी आप यहाँ से कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटी चौकोनी खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? यानी जो कवि है ओके, कवि है वो कहते हैं जो मेरा छोटा सा कागज का पन्ना है ये मेरा क्या है खेत है। खेत क्यों कहा गया है? तो अब 2 लाइन में विस्तार से बहुत बता सकते हो, 2 लाइन में आपको किस बार से लिखना है। कवि ने छोटे चौकोर खेत को कागज पन्ना इसलिए कहा है क्योंकि कवि अपने को कवि कर्म को किसान के कर्म के जैसा बताता है, यानी जो कवि का काम है लिखना वही क्या है किसान की तरह है। किस तरह के आपने पूरे कविता पढ़ा होगा, किस प्रकार से क्या है जिस प्रकार से बीज खेत में किसान बोता है, सेम उसी प्रकार से क्या है जो कवि होता है वो विचारों के बीज बोता है ओके, और इस प्रकार से क्या है फसल होती है, यहाँ से कविता उत्पन्न होती है वहाँ उनकी फसल उत्पन्न होती है किसान की। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या अपना कंपेयर किया है, इसलिए किसान कर्म से क्या अपने कवि कर्म को किसान कर्म के रूप में बताया ओके। नेक्स्ट नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? यानी मतलब क्या होता है इसका क्वेश्चन का, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से, यानी कोई आपको लगातार नए नए टॉपिक लिखने के लिए कहा जाए कि आप नए नए टॉपिक लिखिए, आप इस टॉपिक के बारे में लिखिए, इस टॉपिक के बारे में लिखिए ओके, तो फिर आप अगर लगातार लेखन कार्य करते हैं तो आप नए नए सोचेंगे, तो आपका इससे क्या फायदा होगा? कौन कौन से विकसित हो गए? मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपेगा, मौलिक अभिव्यक्ति यानी किस प्रकार से संवाद लेखन करना चाहिए उसका आपका नॉलेज हो गया। विचारों में तर्कशीलता आएगी ओके, फिर आप ऐसी बात नहीं करेंगे, एकदम अच्छी बात करेंगे। मतलब जैसे आपने देखा होगा विकास दिव्य कीर्ति है जो खान सर हो, तो बड़े लोग हैं, उनकी बहुत कम शब्द में बोलते हैं लेकिन इतना प्रभावशाली बोलते हैं कि लोगों के दिल को छू जाता है। तो कब इतना नॉलेज आता है? जब बहुत ज्यादा आप डीपली पढ़ाई कर लेते हैं तो अपने आप की जो आपकी बातें होंगी बहुत ज्यादा आपकी प्रभावशाली होगी। बुद्धि कौशल का विकास होता है, साथ ही आपका माइंड का विकास होगा, इस पार्ट होगा ओके। ये तो यहाँ से इसका टॉपिक हो गया ओके, क्लियर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है? कवि ने प्रातःकालीन वातावरण है नीले संग से की है। तो भोर के समय जो वातावरण ना तो ज्यादा गहरा काला होता है और ना ही उजला होता है, उसका जो रंग नीले जैसा संग जैसा बुझा बुझा हुआ होता है। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से की है। यानी जब सुबह का जो वातावरण होता है ना तो ज्यादा काला होता है ना ही ज्यादा उसमें उजेला होता है, बस नीले नीले सा दिखता है ओके, तो इसीलिए है नीले संग से की है तुलना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? इस पर से क्वेश्चन आएगा या फिर आ सकता है समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? तो ये 6 सवाल हैं ओके, क्या हुआ, फिर किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जैसे जिस तरीके से मैंने लिखा वही आपको लिखना है। क्या हुआ मैं क्वेश्चन में क्या लिख दी, कहाँ हुआ, कहाँ, क्यों हो जाए ओके, किसके साथ में कौन, कब में कब लिखना, कैसे में, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, नंबर आपको तुरंत मिलेंगे ओके। नेक्स्ट है रीति काल की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो रीति काल के जो कवि थे वो पहले आपको माइंड में याद रखना है, राज्य से थे। आपको 7-8 पॉइंट दिए हैं, 3-4 पॉइंट भी हो जाता है याद, क्लियर है। पहले राज्य से थे, यानी जो कवि थे वो राजा के अंडर में रहा करते थे। सिंगारस की प्रधानता थी, साथ ही बीरस की प्रकाब थी, यानी सिंगारस और बीरस दोनों का प्रयोग किया जाता है रीति काल में, और ब्रजभाषा का प्रयोग था। ये आपको पॉइंट याद करके रखने हैं। फिर आपका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजार का जादू और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है? तो पहले आपको 2 कंडीशन बताना है। पहले जब व्यक्ति पर क्या है बाजार का जादू चढ़ गया, दूसरा जब क्या है बाजार का जादू उतर गया। तो देख लेते हैं। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार को आकर्षक वस्तुओं देखता है, जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती उन्हें भी खरीद लेता है। यानी जब व्यक्ति पर बाजार का जादू चलता है तो जो वस्तु से काम की नहीं है उसके लिए अनुपयोगी है, उसे भी क्या है वो उपयोगी लगने लगती है और उस वस्तु को भी खरीद लेता है। लेकिन इसके विपरीत
जब मनुष्य क्या है बाजार का जादू क्या उतरता है तो उसे जो खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती है। ओके, मतलब फिर उसे उस आभास आता है कि ये तुमने क्या है गलत सामान खरीद लिया, इसका कुछ काम नहीं था। इस बात से ये बाजार का जादू उतरने के बाद होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बादल राग कविता में कवि ने बादलों को बिलब्ध के बादल क्यों कहा है? तो बादल राग कविता में जो बादल को क्या क्रांति का प्रतीक माना गया है। ये तो आपको पॉइंट याद रखना है, बस्तों में पूछा जाता है। बिलब्ध के बादल, बिलब्ध के वीर किसे कहा गया? तो बादलों को आ गया, ये ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, तो कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। क्रांति आने से क्या बुराई रूपी कीचड़ होता है वो समाप्त होता है, शोषित व्यक्ति को क्या जीने योग्य परिस्थिति स्थिति मिलती है। इसी कारण कवि ने क्या है बादलों को बिलब्ध के बादल कहा है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिए। लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ओके, मैं कई हफ्तों से क्या है 1-2-3 घंटे सोकर मैं काम चला रहा हूँ क्योंकि आपको क्या है मैं पूरी अच्छे से क्या है कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो बस बनाना काम नहीं है, तो उसके ऊपर कई मेहनत की, कई घंटों की रिसर्च होती है। वीडियो बनाने का बहुत छोटा सा उसमें काम रहता है कि इसमें तो 1 ही घंटे लगेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसे तैयार करने में, रिसर्च करने में जो टाइम लगता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत को समझ सकते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नेक्स्ट, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? क्योंकि जो लुट्टन पहलवान है ढोलक बजा देता था तो गांव में एकदम क्या असर पड़ता था। मैंने आपको माइंड में सेट करके रखना है कि जो उसके गांव में क्या पूरे हैजा मलेरिया की बीमारी फैली थी। लोग क्या है सभी लोग, उससे गांव के सभी लोग रोगों से एकदम ग्रसित थे। ओके, एकदम क्या है उसमें एकदम उनमें डर बैठा हुआ था। ओके, एकदम सभी लोग क्या है एकदम मरी मरी से लग रहे थे। लेकिन जैसे ही जब लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती थी लोगों में एकदम क्या जोश आ जाता था। ओके, जोश आ जाता, उनकी रगों में एकदम खून दौड़ने लगता था। इस प्रकार से आपको लिख देता, लोग क्या है उमंग और उत्साह से भर जाते थे। तो ये आपको इस बारे में बताया, ये सब माइंड में रखिएगा तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पूरा दिया हुआ। ओके, ये है सजीवनी बूटी के रूप में काम करने लगती थी लोगों के लिए पहलवान की ढोलक। नेक्स्ट है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। कोई आपको 2 करने पड़ते हो, जहां मैं तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आपके पेपर में 2 नंबर का था, 2 कोई आपसे पूछ लिया जाएगा। पहला समझिए, राधिका मुझे पानी पीना है। राधिका मुझे पानी पीना है तो आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। तो सुनिए कैसे आपको आज्ञावाचक बनाना है। तो राधिका मेरे लिए पानी लाओ, इसमें लग रहा है आपको आज्ञा दी जा रही है। राधिका मुझे पानी पीना है, राधिका मेरे लिए पानी लाओ, तो हमने क्या लग रहा है इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो मतलब आज्ञावाचक हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से। जैसे मोहन कुशाग्र बुद्धि है, मोहन कुशाग्र बुद्धि है या मोहन की कुशाग्र बुद्धि है। प्रश्नवाचक बनाना है तो ये पहले ही समझा है। प्रश्नवाचक बनाने में क्या करना पड़ता है, आगे क्या लगा देना पड़ता है, पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। 15 वर्ष बीत गए, 15 वर्ष बीत गए यानी आश्चर्य से बताना है। तो आश्चर्य से शब्द लगाने के लिए ओ ये आ वाले जो शब्द होते हैं और विस्मयादि बोधक वाले चिन्ह लगा देना है। ओके, इस बार तो आदर्श आश्चर्य सूचक का है या विस्मयादि सूचक, विस्मय सूचक का है तो एक ही बात आपकी रहने वाली। विस्मय सूचक का तो विस्मय सूचक का चिन्ह लगा देना है। विस्मय सूचक क्या होता है, डंडियों नीचे बिंदी आपका विस्मय सूचक का चिन्ह होता है, तो बस वो आपको लगा देना। बाकी सेम आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ओके, पुलिस के आते ही चोर भाग गए, संयुक्त वाक्य बनाना है। इसको मैंने क्या है सभी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया है, अच्छी प्रैक्टिस कराई, पहले से तैयार किया तो सब आपसे बनना होगा। नहीं तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं कि देखिए संयुक्त वाक्य उसकी पहचान होती है। बीच में आपको क्या है जो कंजक्शन होते हैं मतलब जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो आपके क्या होना चाहिए, परंतु होना चाहिए और होना चाहिए। ये इनका मैंने 2 परंतु और होते बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैंने समझाए भी हैं, लेकिन आपको मेन परंतु और से आपका काम हो जाएगा। ओके, मिश्र वाचक भी मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो जैसे ही जय हूँ ये शब्द आपके रहते हैं। ओके, यहाँ में संयुक्त वाक्य बनाना है तो सिंपल है, पहले तो इस सेंटेंस को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। पुलिस आई एक सेंटेंस, चोर भाग गए दूसरा सेंटेंस, पुलिस आई चोर भाग गए 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस को 2 टुकड़ों में तोड़ देना है, पुलिस आई चोर भाग गए। क्लियर है। अब बस उन 2 सेंटेंस के बीच आपको संयुक्त वाले जो कंजक्शन होते हैं वो बीच में शब्द जोड़ने वाले वो आपको फिट कर देना है। तो परंतु और करके देखिए, परंतु जहाँ फिट नहीं हो रहा और फिट हो रहा होगा तो और आपका हो जाएगा पुलिस आई और चोर भागे, पुलिस आई और चोर भागे संयुक्त वाक्य आपको बन जाए। देखिए इस बात से क्लियर। जैसे मेरा पुत्र बुद्धिमान है, निषेधात्मक बचाना है, निषेधात्मक आ जाए या निगेटिव यानी नहीं लगा देना है बस। तो मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है। क्लियर है। बिना अर्थ बदले वाला आ जाए तब उसमें आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या अगर यही लिखा होता दोस्तों, मैं बताता हूँ कि बिना अर्थ बदले निषेधात्मक बताइए तो नहीं तो लगाना ही है। साथ ही आपको जो लास्ट में शब्द बुद्धिमान है तो मूर्ख हो जाएगा, उसका विलोम कर दीजिए। तो मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है, अगर वो आता बिना अर्थ बदले तब ये करना पड़ता है। ओके, क्लियर है। फिर दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य करने के लिए आपका आता है। ओके, शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिया जाए शुद्ध करने के लिए आता है। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा, ये पूरे प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है क्योंकि फिक्स रूल नहीं है, बस 1-2 रूल याद कर लोग जाएगा। हर जगह रूल इसके बदल जाते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं, प्रैक्टिस से जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा उससे सब बनने लगेगा। मैंने अनेकों स्थान देखे, तो अनेकों नहीं हो तो अनेक होता, तो मैंने अनेक स्थान देखे। वह भाग्यवान स्त्री है, तो भाग्यवान शब्द पुल्लिंग शब्द है। ओके, यहाँ स्त्री की बात हो रही है तो भाग्यवती स्त्री हो जाएगा। ओके, जैसे महादेवी वर्मा विद्वान महिला है, तो देखिए विद्वान शब्द होता है एक पुल्लिंग शब्द है, यहाँ महादेवी वर्मा मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में आपका क्या आता है विदुषी आता है, विद्वान का होता है विदुषी, विदुषी हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा विदुषी है। अब महिला भी नहीं आएगा, जैसे विदुषी शब्द आ गया तो हम समझ जाएंगे महिला है, तो महिला क्यों पहले बताना है। ओके, तो इसलिए वो महिला भी हट जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा क्या विदुषी है। कृपया पत्र का उत्तर देने की शीघ्र कृपा करें,
तो इसमें क्या हो जाएगा, पत्र। अब देखिए, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। अब यह भी कृपा, यहाँ भी कृपा, भाई वही दो शब्द क्यों यूज करना है, ये भी एक अशुद्धि मानी जाती है। एक ही शब्द को अगर हम दो बार यूज करें, यहाँ भी कृपा लिख दिया, यहाँ भी कृपा लिख दिया, तो एक कृपा को हटा दें, एक का यूज करना, तो हमने आगे वाले कृपया को हटा दिया। ओके, पत्र का उत्तर देने की शीघ्र कृपा करें इस बार से। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा, इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया। इस ग्रंथ का रचना, लेकिन निर्माण नहीं होता, कोई भी एक मकान बनाने का निर्माण हम शब्द यूज करते हैं। अगर ये ग्रंथ वगैरह लिख रहे हैं तो रचना शब्द यूज करते हैं। तो इस ग्रंथ की रचना किसने की, क्लियर है। आगे देख लेते हैं, लुट्टन का बचपन कैसा था। लुट्टन का बचपन कैसा था, लुट्टन का बहुत सुखमय नहीं था। ओके, लुट्टन का जो बचपन सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की अल्पायु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और कसरत के कारण बचपन से ही उसका सीने का चौड़ा और शरीर सुडौल व मासल हो गया। तो क्लियर है। नेक्स्ट है, जनसंचार के 4 माध्यम लिखिए। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने दिया अगर आता है पेपर में, ऐसे ही आपको लिखना है। माध्यम है पता है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सभी क्या है, जनसंचार माध्यम के साधन है। और इस प्रकार से जिसमें आपका रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्योंकि समाचार पत्र है वो आपका प्रिंटेड मीडिया, प्रिंट यानी छपे हुए वाले जो होता है माध्यम में, केवल समाचार पत्र है, बाकी ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, इस बार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन काव्य की विशेषता। तो भक्ति काल में क्या था, गुरु की महिमा थी मैन। ओके, और साथ ही यहाँ भक्ति कालीन है, यानी भक्ति और प्रेम पर बल दिया जाता था, पवित्र आचरण पर बल दिया जाता था। साथ ही एक मेन पॉइंट है कि राजश्रित जो कवि थे वो राजश्रित नहीं थे, राजश्रित नहीं थे, यानी राजा के अंडर में नहीं रहा करते थे, अपना स्वतंत्र रहा करते थे। तुलसीदास हो गए, जैसे सूरदास हो गए, ये अपना स्वतंत्र रहा करते थे, अपना स्वतंत्र लिखा करते थे, किसी राजा के अंडर में नहीं रहा करते थे। नेक्स्ट हमारा, सोटा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। याद करके रखना, सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण। ओके, अब एमपी बोर्ड एग्जाम देखिए आपका ये आपका क्या है, 24 में आ चुका है, रिपीट होने कम चांस है। तो इसमें आपका कविता छंद आपको पढ़ के रखना है मैन आपको, और इसके साथ ही कविता छंद आपको, रुबाइया छंद, कविता छंद यहाँ का हाई चांस है तो पढ़ के रखिएगा। ओके, सोटा छंद भी एक बार आपको देख लेना है। यह एक मात्रा छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। पहले और तीसरे चरण में अंत में लघु और गुरु आते हैं, तो भी मिलती है। थोड़ा याद अच्छे से रखिए, यही आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बंधव गुरुपद कंच कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओके, इस बार दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस बना चुका है, रिपीट हो सकता है कि ये संसार में क्या हर जगह में कष्ट है। ओके, जैसे हमारा यही कष्ट चल रहा है, क्लास 12 के पेपर हैं, तो हमें पग पग में क्या है, फिर इसके बाद अगर आप क्लास 12 पास हो जाएंगे तो फिर आपका जॉब करने का, ओके जॉब करने का कुछ आपके लिए कष्ट रहेगा, मतलब लगातार क्या है कष्ट बने रहेंगे। तो संसार क्या है कष्ट भरे हुए, फिर भी इसमें हम क्या है खुशी और मस्ती के माहौल कैसा पैदा कर सकते हैं। तो क्या है, मनुष्य स्वयं पर आत्मविश्वास रखते हुए, कष्टों को जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना कर सकता है। मैं यही आपका आंसर कि अपने आप क्या है कॉन्फिडेंस रहे अपने ऊपर, तो मतलब आत्मविश्वास रहे। साथ ही क्या है ये माने कि जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, इनको आना ही है। ओके, और चला भी जाना है। मुस्कुराकर क्या है कष्टों का सामना करना चाहिए, तो कष्टों की तीव्रता और उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्लियर है। तो शॉर्ट में आपको किस प्रकार से लिखना है, बिल्कुल परफेक्ट पूरा देने का मैंने उसका आंसर प्रयास किया आपको। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो परिभाषा तो आपको वही रहने वाली, सहृदय के हृदय में स्थित। अब हास्य रस, हास नामक स्थायी भाव को जब विभाव अनुभाव संचारी भाव सहयोग होता है, हास रस की निष्पत्ति होती है। ओके, बहुत अच्छा और बहुत आसान है। कहा बदरिया रे बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में, होने दो हड़दंगा। ये आपका हास रस का उदाहरण याद कर लीजिएगा। लेखक ने सिसिरस को कालजी अवधूत क्यों माना है। अवधूत यानी सन्यासी। हुए तो लेखक ने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं चैप्टर के लेखक, उन्होंने कहा कि जो सिरस है वो कालजी अवधूत है, यानी सन्यासी समान है। क्यों कहा है, उन्होंने क्यों समानता की है कि इसका मेन आंसर आपका ये रहने वाला है। जो सन्यासी होता है वो क्या है, वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख में यानी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। उसे उसमें कोई भी उसी प्रकार कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह क्या है शांत बना रहता है। सेम उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा सिसर का जो पेड़ होता है उसके फूल होते हैं, उसमें भी क्या है जो ठंडी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो, उमस हो, लू हो, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस गर्मी में, भयंकर गर्मी में भी क्या है पुष्पित होता रहता है, यानी क्या फूलता रहता है। यही कारण है कि लेखक ने सिसर को कालजी अवधूत कहा है। वह लिखना किस बार से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। जैसे लेखक के मत में दास्ता का व्यापक अर्थ क्या है। यहाँ लेखक कौन है, यहाँ भीमराव अम्बेडकर है बाबा साहब। ओके, तो यहाँ दास्ता का क्या मतलब है, तो दास्ता का मतलब ऐसा नहीं किसी को एकदम बांध के रखना। ओके, बांध के रखना, ओके हथकड़ी लगा के रखना, यही दास्ता है। ओके, अपने अंडर में रखना, यही दास्ता है। दास्ता का अर्थ यह भी होता है कि उससे अपने जो पेशा होता है, अपना रोजगार होता है, उसे चुनने का अधिकार ना देना, ये भी क्या एक दास्ता है। ओके, लेखक के मत में दास्ता केवल कानूनी पराधीनता से नहीं कहा जा सकता कि बल्कि दास्ता का व्यापक अर्थ है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना, अर्थात उसे दास्ता में झगड़े देना। यानी किसी व्यक्ति को अपना काम करने की स्वतंत्रता, अगर किसी को लगता है कि मैं क्या करूं, कि मैं बहुत बड़ा होटल खोलूं,
लेकिन अब वो क्या है, लोहार का लड़का है, तो उसे कहा कि बस आपको लोहाई का काम करना है। ये सब पहले का सिस्टम था, ओके, कि जो आपके पिताजी कर रहे हैं वही आपको काम करना पड़ेगा। ये आपको अपनी इच्छा से कुछ मन हो रहा है आपका, जिसमें योग्यता है वो काम नहीं करने दिया ना जाना, ये क्या है दास्ता है, ओके। अब तो नहीं, लेकिन ये पहले के समय के हिसाब से पूरा आपका दिया हुआ, ओके। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देख लेते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हाई चांस से पढ़ के रखिएगा, ओके। रेखा चित्र और संस्मरण, तो देखिए संस्मरण में याद करी हुई बातें होती हैं। तो लेखक की स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन घटनाओं का विषय पर क्या विवरण संस्मरण कहलाता है। यानी लेखक होता है जो उससे पुरानी कुछ 1-2 साल पहले जो घटनाएं घटी हुई है, 4 साल पहले, 5-10 साल पहले, उसको याद करता है फिर लिखता है, वो संस्मरण कहलाएगा। रेखा चित्र में क्या है, थोड़ा सजीव चित्रण होता है, आमने सामने वाला चित्रण होता है, किसी व्यक्ति का आकर्षक से चित्रात्मक चित्रण रेखा चित्र, चित्रात्मक वर्णन रेखा चित्र, चित्रात्मक वर्णन रेखा चित्र, ओके। संस्मरण हमेशा क्या वास्तविक होता है, रेखा चित्र क्या होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों हो सकता है। संस्मरण की जो शैली होती है वर्णनात्मक विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की जो शैली होती है चित्रात्मक होती है। रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक, क्लियर है। नेक्स्ट है, लक्ष्मण जी के लिए सजीवनी बूटी लाने कौन गए थे, तो लक्ष्मण जी के सजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे, ओके। कभी अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो कभी ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया है। अब यही क्वेश्चन आपको एक वाक्य में भी आ सकते हैं। व्यतिरेक अलंकार याद करके रखना है, व्यतिरेक अलंकार क्या है, तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां दोस्तों आपको क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, याद नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, लिख कर देखिए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसलिए एक शॉर्ट में परिभाषा आपको दी हुई है। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार, ये आपको याद कर सकते हैं। मुग मैंग सो सखी मधुर वचन सब विषय, 2 उदाहरण दिए हैं, कोई भी आपको एक अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या है, विरोध धनाभास, विरोध का आभास हो, विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार। तो जहां किसी पदार्थ गुण क्रिया का में वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का में आभास हो रहा है, वहां विरोधाभास अलंकार। विरोध धनाभास, विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार। यानुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो जल हुई, ये आपका हो जाए विरोधाभास अलंकार। ये आद परिचय वाला जो आपका पहला चैप्टर उसमें होता है, मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो ये भी आपका विरोधाभास अलंकार है, तो वो आप याद कर सकते हैं या ये याद कर सकते हैं, जो भी आपको क्या अच्छा याद हो जाए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रेष्ठ का पेड़ कब से कब तक खिलता है, तो श्रेष्ठ का पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिलता है, कभी मन रम गया तो भादों तक भी लदा रहता है। ये आपको लाइन याद करके रखनी है। नेक्स्ट महादेव वर्मा ने स्वयं भक्तन के मध्य किस संबंध को नकारा है, तो जो सेवक, इसका आंसर है सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। आंसर क्या है, महादेव वर्मा ने स्वयं भक्तन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं, तो क्या होता है कि सड़कों के दोनों ओर मकान होते हैं, मकान का पिछला भाग क्या है सड़क की तरफ होता है, ये आपके हो जाते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं तैयार करके रखनी है। घरों में खिड़कियां क्या है प्राय नहीं होती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों, ओके। तो देख लेते हैं कि यशोधर बाबू की जो पहले पत्नी है, ओके, वो क्या समय के साथ ढल जाती है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं कर पाते। तो यशोधर बाबू क्या है, बचपन से ही माता पिता का देहांत हो गया, घर की उनकी पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई, ओके। और सदैव क्या पुराने लोगों के बीच में रहे, पुराने जो विचारधारा वाले लोग, जिस टाइप के लोगों के साथ आप रहेंगे वही आपका माइंड सेट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, ओके, जो ऊंचे विचार उनके साथ रहो, ओके। तो इस प्रकार से तो उनकी संगति क्या है पुराने लोगों के साथ थी, इसलिए उनके पे पुरानी विचारधारा, यानी पुरानी विचारधारा के साथ वो पले बढ़े, ओके। अंता में क्या है परंपराओं को छोड़ नहीं सके, और यशोधर बाबू क्या है परंपरावादी किसनदास से भी प्रभावित थे। उनके जो क्या है, जो उनके किसनदास को मानते थे, तो वो भी क्या है परंपरावादी थे। जबकि जो पत्नी थी वो बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, आधुनिकता दृष्टिकोण से प्रभावित होती है, तो बेटी के कहे अनुसार के कपड़े पहनती है, बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू किसनदास के संस्कार से क्या है परंपरा से चिपके रहते हैं, ओके। नेक्स्ट इंटरनेट क्या है, पत्रकारिता क्या है, सिंपल है, पत्रकारिता करना है, यानी पत्रकारिता मतलब क्या है, ये सूचनाएं समाचार देना, ये पत्रकारिता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्या है, अगर जानकारी मिल रही है इंटरनेट की पत्रकारिता होती है। जैसे आपने देखा होगा दैनिक भास्कर के आपको है ऐप भी आ गया, वेबसाइट भी है, ओके, और उसकी वेबसाइट भी है, ऐप भी है। तो अब जो आप सूचना है वो आपके इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं, तो दैनिक समाज का जो ऐप है या वो आपकी वेबसाइट है वो इंटरनेट पत्रकारिता एक बार से कहलाएगी, ओके, क्लियर है इस टाइप से। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि इंटरनेट पत्रिका ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है, जिसमें क्या है पत्रकार अपने लेख को, खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, ये आपको याद रखना है, ओके। साथ ही किस प्रक्रिया से होती है, तो वो आपकी बात बताइए, पढ़ लेना है। नेक्स्ट लक्षणा शक्ति की, अब लक्षणा शक्ति को क्या है उदाहरण सहित आपको बताना है। लक्षणा शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है, जिस शब्द शक्ति का प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होते हुए भी
संबंधित अर्थ का बोध हो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी जो लिखा है वो है नहीं है, उसका दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे मोहन तो शेर है, तो शेर का अर्थ यहाँ क्या है, बहादुरी से है। मोहन क्या है, जानवर तो है नहीं कि शेर है। ओके, मोहन का मतलब है यहाँ आपका क्या है, मोहन से यही बहादुरी से मतलब बताया जा रहा है। ओके, जैसे वह लड़का गधा है, तो गधा तो है नहीं है, यानी मूर्ख है। ओके, उसका अर्थ क्या है, तो जो अर्थ लिखा हुआ है, जो मतलब जो लाइनें लिखी हुई है, जो उसका अर्थ निकल रहा है वो अर्थ नहीं है, उसका दूसरा अर्थ है, उसका कुछ अन्य विशिष्ट अर्थ होता है, वो आपका लक्षण शब्द शक्ति होती है। मैंने लक्षण बताए जाते हैं उस व्यक्ति के लक्षण के टाइप की होते हैं, वो आपको उस लक्षण शब्द शक्ति रहती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको अभिधा कर लेना। ओके, अभिधा वाली, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति की को उदाहरण से आपको समझाना है। तो क्या है, शब्द और अर्थ का संबंध, साक्षात संबंध अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति में जो लिखा है उसका मतलब वही होता है, इसमें सिंपल होता है, जो लिखा रहता है वो इसका मतलब वही होता है। लेकिन इस बार से ये आपकी परिभाषा याद लग लेना है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अपना घर सबको प्यारा होता है, अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो इससे सिंपल आपकी बात हो जाती है, ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति है, तो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या पढ़ना है वो आप सुन लीजिए। लेखक परिचय देखिए आपको पढ़ के रखना है, कवि परिचय आपको पढ़ लेना है। कौन कौन से पढ़ना है वो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, हिंदी की जो अपनी प्लेलिस्ट टॉपर से उसमें लेखक परिचय वाली वीडियो देख लीजिए, कवि परिचय वाली वीडियो देखिए, सब आपके डाउट क्लियर हो जाए, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब उसमें बताया है। पत्र लेखन आपको पढ़ लेना है और निबंध लेखन आपको तैयार कर लेना है। पत्र लेखन कौन सा पढ़ना है, निबंध लेखन कौन सा पढ़ना है, पत्र लेखन वाली वीडियो देख लीजिए, निबंध लेखन वाली वीडियो आपको जरूर देख लेना है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, प्लेलिस्ट पर जाना है, तो पत्र लेखन वाली वीडियो देख लीजिएगा, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। निबंध लेखन वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कवि परिचय लेखक परिचय फिक्स रहता है, 3 आपका कवि परिचय पढ़ लीजिए, 3 लेखक परिचय हो जाएगा, तो यहाँ से आपके नंबर ये फिक्स हो जाएंगे। पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास में क्या है, एक बार सुन लीजिएगा, ओके, जाकर पूरा सुन लेगा तो 4-4 नंबर यानी 3-3 नंबर मिलते, 4 नहीं मिलते 3-3 नंबर मिलते, तो भी यहाँ से आपके नंबर को आप फिक्स कर लेंगे। आप गद्यांश बहुत ज्यादा आसान होता है, उससे ये भी नहीं सॉल्व करते बनता, आप गद्यांश की वीडियो देख लीजिए, तो उसमें ट्रिक वगैरह बताइए तो भी बन जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे सबको जोड़ेंगे तो आपके 28 नंबर होते हैं। 28 में आप यहाँ से कम से कम 25 नंबर यहाँ से आप खींच लेंगे, 25 नंबर यहाँ से खींच लेंगे। बाकी अभी तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं, 4-5 क्वेश्चन आंसर आपको एजेट इसी आपको रखे मिलेंगे। तो ओके, और साथ ही अभी तो वस्तु भी नहीं है, मैं कहता हूँ 32 नंबर के वस्तु निष्ठ है, और स्टूडेंट जितना मैंने अभी तक ये बता रहा हूँ, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उससे 32 में 10 नंबर के वस्तु आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल ईजी रहते हैं। इतना कंटेंट याद किया है उसको पता ही चल ही जाता है, इतना मैंने बोल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 10-12-15 नंबर वस्तु निष्ठ आपके आ जाएंगे। इस प्रकार से आराम से आप क्या है 30-40 नंबर आराम से खींच सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल। ओके, और 80 में 80 तैयारी करना है, पूरा टॉपर सीरीज आप फॉलो करिए। मैंने तो 30-40 नंबर आपको बता दिए कैसे आपको ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, एक दिन में भी आपका पूरी वीडियो देखकर आपका सब आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। 30-40 नंबर आराम से आप यहाँ ला सकते हैं। जो घबराते हैं कि यार हिंदी में भी मैं फेल हो जाऊंगा, ओके, इस बार से तो उनका डर रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जाकर आपको यह पढ़ना बस पड़ेगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।